बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि निज़ाम पूरा का पूरा ही फंस गया। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे, और जिस आदमी की वजह से फंसा है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल तक इमरान खान साहब का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया है, एक एक जुमला और एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है। इतना ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन में कभी भी किसी को नहीं रखा गया। बाकायदा इस काम के ऊपर ऑफिसर्स लगाए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सुनो, रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान को देखो, वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा नहीं करता। तो इमरान खान की शख्सियत को समझने में थोड़ी मदद मिले ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। लेकिन एक एक लम्हा रिकॉर्ड करने के बावजूद, सारे तजर्बे करने के बावजूद, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करने के बावजूद, निज़ाम को जो वाहिद बात समझ में आई वो ये है कि ये आदमी समझ से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये आदमी, और ये अब क्या करेगा, किस तरह करेगा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आसाब की लड़ाई में मैंने आपको आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहा था कि जब भी कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आसाब की लड़ाई इमरान खान से लड़ेगी, 100 में से 100 मरतबा इमरान खान जीतेगा। वो आसाब की लड़ाई में इनसे कभी नहीं हारेगा, उसके आसाब बहुत मजबूत हैं। और ये बात पाकिस्तान में ये सिर्फ मिलिट्री जर्नैलों को समझ नहीं आएगी, ये दुनिया भर में जिन लोगों ने इमरान खान से पहले मुकाबला किया है वो भी इस बात को जानते हैं और इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हमने इस जैसे मजबूत आसाब का आदमी नहीं देखा। तो इमरान खान साहब को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और अपने जीतने का कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। यानी इमरान खान को कैसे हराएं? जब तक पब्लिक उसके साथ है आप उसको ज़बरदस्ती तो हरा सकते हैं, आप धांधली और 2 नंबरी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और जाली हुकूमत बना के उससे मुल्क चलाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी मुल्क चल ही नहीं रहा। तो बार बार करते ये हैं कि जाके इमरान खान को एक नई डील ऑफर करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद एक नई डील ऑफर करते हैं। डील क्या होती है? हर मरतबा कहते हैं जी आप इतना अरसा चुप रह जाएं, आप इतना अरसा साइड पे चले जाएं, आप इतना अरसा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप हमारी ये वाली बात मान लें, आप हमारी वो वाली बात मान लें। देखिए, रास्ता निकालने के लिए तो इमरान खान रास्ता निकालेगा। वो एक सियासतदान है, कोई रैम्बो फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, कोई कमांडो एक्शन फिल्म नहीं चल रही। वो एक सियासतदान है, वो सियासी तरीके से मसले का हल निकालेगा। इमरान खान को रॉकेट लॉन्चर लेकर जेल में नहीं बैठे हुए, ना इमरान खान ने बाहर आके कोई एटम बम का बटन दबा देना है, या ना इमरान खान ने कभी क्लाशनकोफ लेके, वो अच्छी तरह मुझे याद है इमरान खान साहब ने ये बात हमें एक मरतबा से ज्यादा मरतबा बताई, और ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी कि कराची में जब बहुत सारी मुसल्ला जमातें होती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम कराची में ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया और बार बार दिया गया कि हमें भी अपने कुछ मुसल्ला लोग रखने चाहिए, कराची में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने मुसल्ला विंग बना लिया तो हम कराची को कभी आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। वो इस बात में मानता ही नहीं है हथियारों में, वो इस बात में मानता ही नहीं है। हाँ, वो स्ट्रगल के अंदर मानता है, जिद्दोजहद के अंदर मानता है, जमहूरियत में और बातचीत में मानता है। तो इमरान खान ने तो बाहर आके भी टेबल पे ही बैठना है, कोई उसने बंदूक तो चलानी नहीं। अब टेबल पे बैठने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ना ये इमरान खान को फेस कर सकते हैं, ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। ये इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं, हसन न्याजी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, यास्मीन राशिद का सामना नहीं कर सकते, ये सनम जावेद का सामना नहीं कर सकते। मैं एक आम सा आदमी हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो। क्या करेगा? शर्मिंदा होगा और क्या होगा। तो इमरान खान ने इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब ये उसको डील देते हैं बार बार कि किसी तरह को डील मिल जाए जिससे हमें फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। अब रास्ते सिर्फ 2 बचे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1 ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट तौबा कर ले और पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दे, और जो जाली निज़ाम बनाया हुआ है उसको सहारा देना बंद कर दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि अवाम बाहर आए और सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले ले, और यही सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट से ज़बरदस्ती करवा ले कि जनाब पीछे हट जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाली निज़ाम को सहारा नहीं दे सकते, और इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए और आप तौबा तायब करके साइड पे हो जाएं। आज के बाद आपने सियासत में रोल प्ले नहीं करना। यही रास्ता रह गया। इमरान खान के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो इमरान खान की बहन अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो आज सुबह से वायरल है, और वो इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज़ उठाए, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो इमरान खान की एक आंख का इशू है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं देखें, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना इमरान खान की बहनें जानती हैं।
ये सिर्फ सरकार जानती है कि उन्होंने इमरान खान के साथ किया क्या है। इमरान खान की आंख कितना काम कर रही है, इसके लिए सोर्सेज से आने वाली खबर हमें बताती है। हुकूमत खुद कह चुकी है कि उनकी 85% आई साइट खत्म हो चुकी है। यह हुकूमत का अपना दावा है। अब इससे ज्यादा अगर और खत्म हो गई है तो फिर तो वो देखना 85-15% होता क्या है, कुछ भी नहीं। आप 15% देखने की कोशिश करें, 15% का विजन कुछ भी नहीं होता। आप सामने खड़े हुए आदमी को पहचान नहीं सकते। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज उठाएं। जो डॉक्टर्स आए हैं मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं, जो चेक करने के लिए आते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इनसे कहा जाए कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करें। ये अलीमा खानम ने ट्वीट करके इमरान खान साहब के हवाले से बताया। नादरीन, एक बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है। देखें, जब नेगेटिव थी तो मैंने उसको नेगेटिव बताया था, जब पॉजिटिव है तो फिर मेरा काम है कि मैं ये भी बताऊं कि अब वो चीज ठीक हुई है। शफीउल्लाह जान ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम नून लीग से डबल जुल्म करेंगे, हम इनसे इंतकाम लेंगे। मैंने उस स्टेटमेंट के ऊपर वीलॉग किया और मैंने उसकी मजम्मत की कि अगर आपने भी आकर बदला लेना है और इंतकामी सियासत करनी है तो फिर तो ये सारा कुछ करने का फायदा ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में किसी को किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनज़ीर भुट्टो ने बात ठीक कही थी। जो असल में बात है वो तो पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत कभी देखी ही नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के बाद इनको तो पता ही नहीं है, सरदारियों का कब्जा हो गया पार्टी के ऊपर। इन्होंने बेनज़ीर का स्टेटमेंट लेके तो गेम उठा दी। बेनज़ीर ने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और अगर आप रूल ऑफ लॉ लेकर आए पाकिस्तान में तो हर जालिम से इंसाफ हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ लाने की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, एहतसाब की बात करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इन सारों का एहतसाब हो जाएगा। बजाय इसके कि आप कहेंगे हम बदला लेंगे। तो अच्छी बात यह है कि शफीउल्लाह जान ने इंतकामी कार्रवाइयों के अपने बयान की तरदीद कर दी है, और वो बयान उनका एक रद्द-ए-अमल के तौर पे था। उनका ये कहना है कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो कभी कभी इस तरह का बयान हम रद्द-ए-अमल के तौर पे देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फौरी तौर पे ना सिर्फ उन्होंने इस बात का इदराक किया कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो स्टेटमेंट गलत है, और ये उसूल भी गलत है। अगर आज एक बदला ले रहा है, कल दूसरा लेगा, परसों तीसरा लेगा, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो बड़ा आसान रहेगा। ये जर्नैल आपके सरों के ऊपर हमेशा अपने जूते रख के मुसल्लत रहेंगे। कभी एक सियासतदान दूसरे को मारेगा, दूसरा सियासतदान तीसरे को मारेगा, तीसरा फिर पहले को मारेगा, पहला फिर दूसरे को मारेगा, दूसरा फिर तीसरे को मारेगा, और ये इस तरह चलता रहेगा। और जर्नैल अपने जूते लेकर इनके सर के ऊपर सवार रहेंगे कि ये आपस में लड़ते रहे हमेशा और हमारा भला होता रहे, पाकिस्तान पे कंट्रोल हमारा रहे, इनको लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी बात है, शफीउल्लाह जान साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है उसकी तरदीद की है, और वो एक पॉलिटिकल कारकुन है। अभी उनका नया करियर है, सुहेल अफरीदी का भी नया करियर है। उनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाती है तो उसका मतलब है कि हर जालिम खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कभी धमकी लगाने को बहुत ही ज्यादा दिल करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और डिक्टेटर्स को और उनके तर्ज अमल को धमकी लगाएं। आप कहें कि ये लोग फ्रॉड हैं, आप कहें कि इन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ, आप कहें कि हम इनसे कब्जा छुड़ाएंगे और इनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हर डिक्टेटर की कब्र का ट्रायल हम करेंगे, ये आप कहें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर कभी ये आप कर पाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का भी प्रॉब्लम मिलता जुलता ही है। एक बड़े अच्छे लिखारी है, एक बड़े अच्छे वालिद भी हैं। वो हसान न्याज़ी से मेरी अक्सर बात होती थी तो वो अपने वालिद को बहुत ऊंची जगह पे हमेशा रेट करता है। मुझे याद है आज भी मालम जब्बा में मैं एक दिन गया फैमिली के साथ, तो वहाँ पे हसान न्याज़ी, वो बहुत जुनूनी नौजवान है, तो इसके हाथ लग गई वो स्कीइंग करने वाला वो सिस्टम होता है, वो जूते शूते होते हैं उनके नीचे, वो प्लेट्स होती हैं उनके साथ, ये स्कीइंग कर रहे होते हैं, वो सारा इक्विपमेंट इसके पास था। तो मैं देख रहा था कि ये कोई 15वीं-16वीं दफ़ा ऊपर से नीचे आ रहा था, बेचारा पैदल चल के ऊपर जाता था, वो इतनी ऊपर, वहाँ से फिर स्कीइंग करता हुआ नीचे आता था। तो मेरे पास अच्छा 1-2 दफ़ा ये गिरा भी बहुत बुरी तरह, तो मैंने इसको जाके पकड़ा, इससे मेरी बातचीत हुई, तो कहता है मेरा तो ख्वाहिश है कि मैं अब्बा को यहाँ पे लेकर आऊँ। तो ये अपने वालिद से बहुत प्यार करता है और बड़ी अच्छी जगह पे रेट करता है कि वालिद ने बड़ी अच्छी तरबियत भी की है। बड़े अच्छे लिखारी भी हैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, बड़े मिलनसार भी हैं। लेकिन एक उनका अजीबो गरीब ही तर्ज अमल है जो मैं हैरान होता हूँ कि एक तरफ वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत जुल्म किया। वो ये बताते हैं बड़े बारोब अंदाज में, एक सरकारी ऑफिसर ने जो मुलाजिम है उसने इन्हें कहा कि जाओ, जहाँ तक भागना भागो, ना कोई अदालत तुम्हारे बेटे का केस सुनेगी, और अगर कोई जज सुनेगा तो वो उसको लटकाएगा, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, दौड़ लो जहाँ तक दौड़ना है। तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी उन्होंने लिखा।
एक बाप को वाकई तकलीफ होती है जब उसको ये कह दिया जाए अपने बेटे को, चाहे वो बेगुनाह है, बचाने के लिए तुमने जितना भागना है भाग लो, कोई अदालत तुम्हें इंसाफ नहीं देगी, और फिर वैसा ही हो, कई महीने गुजर जाएं, साल गुजर जाएं, वैसा ही हो, तो तकलीफ तो होती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस निज़ाम से हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब शिकवा करते हैं, इसी निज़ाम के बारे में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि ये जुल्म कर रहा है, जालिमाना निज़ाम है, और इस निज़ाम को जो शख्स कंट्रोल कर रहा है उसकी तारीफ़ें करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कई मरतबा तारीफ़ें कर दी, हालांकि वो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है, जो जुल्म को हैंडल कर रहा है, जहां से जुल्म का चश्मा फूटता है, वहां पे आप तारीफ़ें कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे मोहरे हैं उनके बारे में आप नाम लिए बगैर ये कह देते हैं। देखिए, मैं एक बाप की मजबूरी भी समझता हूं। मेरी फैमिली इन हालात से गुजरी है, मेरी फैमिली इन हालात से गुजरी है। ये बहुत मुश्किल, बड़े कठिन हालात होते हैं, और बड़ा सब्र चाहिए होता है, बड़ा हौसला चाहिए होता है। अब मैं तो जबरी तौर पे लापता था, मेरा तो पता ही नहीं था कि आना या नहीं आना इसने। मेरे बारे में तो खबरें भी चला दी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी बैठे हुए हैं नाम पर, जिन्होंने कह दिया जी कि इमरान रियाज जो है वो दुनिया में नहीं रहा, मर गया। तो ऐसी ऐसी खबरें भी चला दी गई। तो बड़ी तकलीफ होती है फैमिली को। इनको तो चले पता है कि इनका बेटा कहाँ पे है, जेल में बंद है, किन हालात में है, पहले फौज ने रखा हुआ था, मिलिट्री कोर्ट ने उसको सजा दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कितनी बड़ी तकलीफ होती है एक बाप के लिए। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि जो लोग इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में तनकीद कर रहे हैं, उनसे लड़ना मुनासिब नहीं है। जो आप नहीं कह पा रहे ना, जो आपके दिल के अंदर है, जो तकलीफ है आपके दिल के अंदर, वो ये लोग कह पा रहे हैं। तो जो कह पा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है, उनको ताने देने से बेहतर है कि उन्हें उनका काम करने दें। मैं जानता हूं आप भी वही सारा कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह के, खास तौर पे जब आपका बेटा अपना जेल के अंदर, और जवान बेटा है जिसके ऊपर आपने सारी जिंदगी इन्वेस्टमेंट की है, बड़ी कोशिश की है, और ऐसा लाइक बेटा है आपका, तो कोई बाप जो है, वो कोई बाप भी होगा, वो इसी सूरत में पहुंच जाएगा। लेकिन कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए। अब नाजरीन, हमारी जो गवर्नेंस के पोल है ना पाकिस्तान के, वो हर दूसरे दिन खुल जाते हैं। गवर्नेंस के मजीद पोल भी खुले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 5 दिन हो गए हैं। कोट अद्दू एक पंजाब का इलाका है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं वहाँ बहुत आता जाता रहा हूँ, मेरे दोस्त भी वहाँ पे रहते हैं कोट अद्दू में, और मैं उन्हें मिलने जाता था। बड़े ही शानदार लोग हैं कोट अद्दू के, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं वहाँ जाता था। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। तो कोट अद्दू में एक इंसिडेंट होता है, एक शादी के ऊपर जा रहे होते हैं लोग, और एक रिक्शा पूरे का पूरा वो पुल के ऊपर से वो गिर जाता है नहर में। अब ये जो नहर है ना, ये मुजफ्फरगढ़ कैनाल है, ये बड़ी गहरी नहर है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी बहता है, बहुत बहुत बड़ी नहर है, बड़ी गहरी नहर है, और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ से ना जब गाड़ी में खुद ड्राइव करता था, तो मैं देखता था इस नहर के दोनों किनारे पक्के हैं, तो इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं देख रहा हूँ कि अपनी मदद आप के तहत ख़वातीन जो हैं वो लोगों को निकाल रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं। ये मैंने खुद देखी वीडियोज़, मैंने खुद तस्वीर देखी हैं। और एक रिक्शा जो गिरा है उसके अंदर 3 औरतें थी, 20 मासूम बच्चे थे, और 3 मर्द थे। अब वहाँ पे जो नहर है उसके गिर्द कोई हिफाजती बंदोबस्त ही नहीं है, पूरा रिक्शा ही अंदर गिर गया। अच्छा चले, रिक्शा गिर गया तो रेस्क्यू आ जाना चाहिए था, फौरी तौर पर नहर का पानी पीछे से बंद हो जाना चाहिए था। नहर का पानी बंद हो जाता तो कम से कम जो लाशें ढूंढना है वो आसानी होती, लोग जिंदा भी बच सकते थे। कुछ लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, और तमाम लोगों को जिनको जिंदा निकाला गया वो मकामी अफराद ने निकाला। रेस्क्यू वाले जो है वो काफी ताखीर के साथ पहुंचे, 6-7 लोग उनके आए, एक कश्ती वो साथ लेकर आए, लेकिन एक भी लाश रेस्क्यू वालों ने नहीं निकाली। जो लोग वहां पे काम कर रहे थे उन्होंने 12 लाशें निकाली हैं, जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुद निकाली अपनी मदद आपके तहत, बच्चों की लाशें 12 लाशें निकली हैं। 3 लाशों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, लाशें मिल ही नहीं रही। एक लाश जो है वो जाए वो कुआं से लगभग कोई 25 किलोमीटर दूर जाके एक हेड से मिली है, और एक लाश जो है वो बहती बहती जो है वो राब्ता नहरों में चली गई, और वहां से होती हुई वो खेतों में चली गई, खेतों से जाके मिली है। तो अजीबोगरीब सूरत है, ये गवर्नेंस की हालत है पंजाब में। कोई भी बड़ा डिजास्टर जब भी होता है ना, तो ये एक्सपोज हो जाते हैं। रूटीन के छोटे मोटे मामलात में ब्यूटिफिकेशन प्लान्स ये बनाते रहते हैं, यानी एक बाजार है, वहां पे ताजरों से पैसा लेके, ताजरों का ही पैसा लगा के, तो उसकी अच्छी सी डेकोरेशन करके, वहां फूल बूटे लगा के, और थोड़ा सा उसको सजा के, चौक शौक लगा के उसकी तस्वीरें बना लेते हैं, और वो तस्वीरें बना के जो है उनको जारी कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी ब्यूटिफिकेशन हो गई है। तो इसको गवर्नेंस नहीं कहते। आपकी गवर्नेंस का पता चलता है जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई मुसीबत आती है। पाकिस्तान का मीडिया ये खबर भी नहीं दे रहा।
मकामी सहाफ़ियों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा इमरान साहब आप ही ये खबर दे दें, पाकिस्तान का मीडिया तो इस खबर को चलाने के लिए तैयार नहीं है। 12 घंटे के बाद पानी बंद किया है इंतज़ामिया ने, और जो रेस्क्यू का अमला बाकायदा पहुंचा बड़ी तादाद में, जब रेस्क्यू के लोग आए तो वो बहुत देर के बाद आए, जब तक काफ़ी लाशें निकाल ली गई थी। और आज 5 दिन हो गए हैं, 5वें दिन तक भी जो इतला आई वो ये कि 3 लोगों की लाशें अभी तक वहां से पानी में से नहीं निकाली जा सकी। ये है जनाब हमारी गवर्नेंस। शरीफ खानदान जब भी इक्तदार में आता ना कोई रिकॉर्ड कायम करता। एक इनका रिकॉर्ड है जो कभी नहीं टूटता। ये जब भी इक्तदार में आते हैं ना, आप 90s से लेके अब तक देख लें, ये हमेशा गंदम इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है। ये जब भी इक्तदार में आते हैं क्या होता है ऐसा कि गंदम अच्छी खासी पैदावार के बावजूद हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। कौन इसके अंदर कमीशन खाता है? क्यों बाहर से गंदम हमेशा मंगवानी पड़ती है? किसी और के दौर में तो नहीं मंगवानी पड़ती। अगर किसी और दौर में मंगवानी पड़ती है तो बहुत थोड़ी मंगवानी पड़ती है। शरीफ खानदान में हमेशा जब भी ये इक्तदार में आते हैं हमारी गंदम गायब हो जाती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है। ये करते ये हैं कि किसानों से गंदम उठाते हैं और बाहर महंगे दामों बेच देते हैं, गंदम स्मगल कर देते हैं और यहाँ पे मिडलमैन बहुत पैसा बना लेता है। लेकिन फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवाता है। तो इस मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो बाहर से गंदम मंगवा रहा है। इन्होंने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। नादरीन, कश्मीर के अंदर जो है वो अभी तक एहतजाज जारी है। लगभग 2.25 महीने हो गए हैं। वो लोग पीछे नहीं हट रहे, वो अब तक एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात के हक़ में। जबकि वहाँ पे एक नई सरकार भी बना दी गई है। नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए फैसले कर रहे हैं कि जनाब किसको मैंने मखसूस नशस्तें देनी है, कौन वज़ीर आज़म होगा, किसको कौन सी वजारत दी जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे फैसले कर रहे हैं। एक जाली हुकूमत उनको बनाकर दे दी गई आज़ाद कश्मीर में, और हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत कैसे बनाकर दी गई थी। तो अब नाज़रीन वहाँ पे एक और नौजवान आज शहीद हो गया और उसके वालिद से लोग जाकर मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। बड़ा प्यारा नौजवान था, बिल्कुल जवान बच्चा था, सयाम उसका नाम है। वो भी शहीद हो गया ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए, और उसको जो है उसकी मैयत ले जाई गई। घर में लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। कश्मीर में जो नफ़रत का बीज बो दिया गया है ना, ये खुदा न खास्ता दरख्त बन जाए, इससे पहले जो है वो कश्मीरियों को गले से लगाना चाहिए। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि उनके सारे मुतालबात नाजायज़ नहीं हैं। आपने उनके साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े भी हैं। उनके गिले और शिकवे जो हैं उनमें से ज़्यादातर जायज़ है। लिहाजा उनकी बात सुने और उनके साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, तो हमें ये बात सबसे ज़्यादा खुद समझनी चाहिए। नाज़रीन, बलूचिस्तान में जब DGI-SPR की जानिब से स्टेटमेंट आया कि ये कोई खुदकुश बमबार की गाड़ी तैयार कर रहे थे, उसके नतीजे में धमाका हो गया, वहाँ कोई टेक्निकल इशू हो गया और धमाका हो गया और सारे लोग मर गए, तो वो खाते में डाल दिया गया था कि जनाब ये लोग तो दहशतगर्द थे सारे। लेकिन मकामी अफराद का कहना कि जी ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे 9 बच्चे, 7 ख़वातीन और 12 मर्द जाँ बहक हुए थे। उनकी तादाद टोटल मिला के 28 है बलूचिस्तान में। वहाँ जो मकामी अफराद हैं उन्होंने वीडियो जारी की है। उस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि ये कोई यहाँ पे ट्रक तैयार नहीं हो रहा था धमाके के लिए, जिसका क्लेम किया जा रहा है कि ट्रक तैयार हो रहा था और उसमें धमाका करना था और उसकी वजह से वो यहाँ फट गया और ये लोग मारे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा सबूत दिखाए हैं कि उन पे एरियल स्ट्राइक की गई है। बल्कि वो पुर्जे जो एरियल स्ट्राइक के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए उनके टुकड़े भी उन्होंने दिखाए और उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर एरियल स्ट्राइक हुई है, फ़िज़ाई हमला हुआ है। ये कोई यहाँ पे हादसे के नतीजे में या कोई बम तैयार करते हुए ये सारा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने वहाँ से वीडियोस जारी कर दी। तो वहाँ मकामी लोग, मकामी सहाफ़ी जो हैं वो यही बात बता रहे हैं कि सुराब में एहतजाज जारी है और वजह उसकी ये है कि 28 लोग बेगुनाह जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उनके ऊपर एक फ़िज़ाई हमला हुआ है। अब इसको कोलेटरल डैमेज आप कहेंगे, इसको कैसे रियासत जस्टिफाई करेगी? आप लोगों की मदद के बगैर आप दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का कोई ना कोई वाक़या होता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग आपके साथ नहीं खड़े। आपने वहाँ पे एक जाली हुकूमत बनाई है। जब तक आप लोगों को मैंडेट नहीं देंगे, जब तक आप लोगों को राज़ी नहीं करेंगे, तब तक आप दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है। ये पहले कभी नहीं हुआ और ये आइंदा भी नहीं होगा। आपको लोगों के सामने जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को राज़ी करना पड़ेगा। देखें ना, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में अभी दीर के इलाके में जब पुलिस पे हमला होता है तो मकामी अफराद निकल कर आ गए। उन्होंने आगे पुलिस को रेस्क्यू किया, उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर लड़ाई की और दहशतगर्दों को भगा दिया। तो देखें ना, पुलिस के साथ तो लोगों के मामला ठीक है, तो फौज ने अपने मामला क्यों ख़राब किए हुए? सिर्फ एक वजह से
कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आसिम मुनीर के इक़्तिदार को तूल मिले। वो ये चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब, एक आदमी के लिए सारा कुछ, इतनी बड़ी फ़ौज कुर्बान कर दिया आपने, इतनी बड़ी इमेज आपका जो बना हुआ था पाकिस्तानियों में, वो इमेज आपने अपना ख़राब कर दिया। एक आदमी कभी भी फ़ौज नहीं होता, ये हमें DGISPR ने बताया था। और उसने कहा था कि आर्मी चीफ फ़ौज नहीं होता, और कोई भी आर्मी चीफ अपनी फ़ौज से बड़ा नहीं होता, और कोई भी फ़ौज अपने मुल्क से बड़ी नहीं होती। इस बात को याद रखें। मेरे ख्याल में ये बहुत ठीक अल्फाज थे उनके, उनसे बहुत सारे इख्तलाफात, लेकिन इसके बावजूद ये जुमले उनके ठीक थे आसिफ गफूर के, और फ़ौज को खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।